Good morning, students. So today we are going to start our last topic of this chapter, and our topic is inward looking trade strategy. Okay, ji? Or this is our lecture number 4. So let's start. So today we will finish this chapter. Okay. So yes, students. So actually, we have already discussed about the India's foreign trade after independence. Okay. So we have already discussed the volume of foreign trade, composition of foreign trade and direction of foreign trade. जिसमें हमने वॉल्यूम ऑफ फॉरेन ट्रेड देखा था कि उस टाइम पर आफ्टर इंडिपेंडेंस कि हम कितनी क्वांटिटी में जो है फॉरेन ट्रेड होता है, कितने एक्सपोर्ट होता है, कितनी क्वांटिटी में इंपोर्ट करते हैं, तो ये सब हम स्टडी कर चुके हैं. ओके, तो हमने ये टेबल भी अपनी जो थी वो स्टडी की थी, इस टेबल को भी स्टडी किया था, जिसके अंदर हमने देखा था कि हमारे जो इम्पोर्ट हैं वो कितने मतलब कि अगर प्लानिंग की बात करें तो हमारे 5 ईयर प्लान्स थे, 12 5 ईयर प्लान्स थे, तो उसके अंदर इंपोर्ट जो है वो हमारे 3612 टाइम इंक्रीज हुए थे और जो एक्सपोर्ट थे वो हमारे 2895 टाइम्स इंक्रीज हुए थे. ओके, सो हमने जब ऑब्जर्व किया, टेबल को ऑब्जर्व किया, तो हमने देखा कि जो हमारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट थे दोनों में जो है ह्यूज जंप हुआ. बट अगर हम देखें मतलब ह्यूज जंप हुआ, और वो किस वजह से हुआ, क्योंकि इनिशियली जो हमारी फॉरेन ट्रेड का जो वॉल्यूम था वो काफ़ी लो था. तो अगर हम इनिशियल लेवल के साथ उसको कंपैरिजन करते हैं तो वहाँ हमें बहुत बड़ा जंप दिखता है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट के अंदर. ओके, लेकिन फिर भी जो हमारा इंडिया का फॉरेन ट्रेड था वो टाइम के अकॉर्डिंग इम्प्रूव तो हुआ है, ठीक है, लेकिन ग्लोबल लेवल पर उसका पार्टिसिपेशन जो है वो अभी भी कम था, वो डिक्लाइनिंग हो रहा था. और वो हमने देखा था कि 1950-51 में ये 1.8% था, जबकि 1991 में 0.5% था. तो ये हमारा जो था, जब हमारी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 हमने अडॉप्ट की थी, उससे पहले ये हमारा जो था पहले का है ये डाटा, जिसके अंदर हमारे पास जो ग्लोबल लेवल पर हमारी जो पार्टिसिपेशन था फॉरेन ट्रेड का वो डिक्लाइन हो रहा था. लेकिन 1991 में जब हमने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अडॉप्ट की तो उसके बाद ये जो परसेंटेज थी वो धीरे धीरे जो थी वो इंक्रीज होती गई. तो हमने देखा कि आफ्टर इंडिपेंडेंस जो हमारा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए उसकी वजह से हमारे जो फॉरेन ट्रेड है वो काफ़ी इम्प्रूव हुए. फॉरेन ट्रेड इम्प्रूव हुए. 2017 के अंदर इंपोर्ट हमारे 2.6% थे और एक्सपोर्ट हमारे 2.1% थे. ओके, देन हमने कंपोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड जो है वो स्टडी किया था, जिसके अंदर हमने कंपोजिशन में देखा था कि हम कौन से जो है गुड्स जो है उनको एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर रहे हैं. ठीक है, सो हमने यहाँ पर जो कंपोजिशन बताई थी कि कंपोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड मीन्स थिंग्स दैट वी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, वो चीज़ें जो हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर रहे हैं, सो उनको हमने स्टडी किया था. ओके, तो हमने देखा था जैसे कि उस टाइम पर रॉ मटेरियल, पहले हम जो है रॉ मटेरियल के एक्सपोर्टर होते थे और फिनिश गुड्स के इंपोर्टर होते थे, लेकिन अब जो है धीरे धीरे ये सिचुएशन बदल रही थी. ओके, अब हम जो है रॉ मटेरियल को अपनी ही डोमेस्टिक इंडस्ट्री के लिए यूज करते थे, और जो मैन्युफैक्चरिंग गुड्स जो थी अब हमने उनको क्या कर दिया था, उनको एक्सपोर्ट करना शुरू करा मैन्युफैक्चरिंग गुड्स को. ओके, उसके बाद हमने देखा कि जो हमारा कन्वेंशनल आइटम थी उनकी परसेंटेज शेयर भी डिक्लाइन हुई थी. तो जो कन्वेंशनल आइटम्स थी यानी जिनको हम स्टार्टिंग से ही क्या कर रहे थे, एक्सपोर्ट कर रहे थे, ठीक है, जैसे जूट, टी, फूड ग्रेन्स एंड मिनरल्स, अब वो उनका परसेंटेज शेयर कम हो गया था. अब हम इनको अपनी ही डोमेस्टिक कंजप्शन के लिए की डिमांड को कंप्लीट करने के लिए यूज करते थे. ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट हमने देखा था जो मैन्युफैक्चरिंग गुड्स हैं उनकी शेयर, उनका परसेंटेज शेयर भी इंक्रीज हुआ था. यानी पहले जो हम रॉ मटेरियल के एक्सपोर्टर थे, अब हम किसके हो गए थे, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स के एक्सपोर्टर हो गए, क्योंकि अब हम अपने रॉ मटेरियल को अपनी ही डोमेस्टिक मार्केट के अंदर प्रोड्यूस करने के लिए डोमेस्टिक मार्केट के अंदर फिनिश गुड्स को जो गुड्स है उनको प्रोड्यूस करने के लिए रॉ मटेरियल का यूज कर रहे थे, और फिर उनको मैन्युफैक्चर करके देन हम जो मैन्युफैक्चर गुड हैं उनका एक्सपोर्ट हमने इंक्रीज करना शुरू कर दिया. ठीक है, जिसके अंदर हमने देखा कि क्या क्या इंक्लूड्स थे, जेम्स, प्रेशियस मेटल्स, मशीनरी एंड व्हीकल्स. ओके,
So all these changes make इंडियन इकोनॉमी अ डेवलपिंग इकोनॉमी। ये जितने भी चेंजेस थे, इन सभी चेंजेस ने हमारी जो इंडियन इकोनॉमी थी उसको क्या बनाया, एक डेवलपिंग इकोनॉमी बनाया, हैविंग ग्लोबल रीच एंड नॉट मोर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर ओनली। केवल अब जो है हम सिर्फ एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड नहीं थे, अब हम अपने ग्लोबल लेवल पर भी हमारी पहुंच बन चुकी थी। ओके, फिर हमने जो लास्ट स्टडी किया था कल टॉपिक वो था डायरेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड, जिसके अंदर हमने अपनी फॉरेन ट्रेड की जो डायरेक्शन है उसको स्टडी किया था, जिसके अंदर हमने कई सारे डाटा जो देखे थे। ठीक है, कि हम किस किस कंट्री के साथ हम क्या कर रहे हैं, फॉरेन ट्रेड कर रहे हैं, कौन सी कंट्री जो है वो लीड कर रही है, किस लीडिंग ट्रेडर कौन सी है। ठीक है, और तो हमने वो सब स्टडी किया। फिर हमने हम कितने परसेंट डाटा हमने देखा कि कितना परसेंट हम किस चीज का इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर रहे हैं किस कंट्री के साथ। तो डायरेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड हमने देखा था, इट मीन्स with which country we are doing import and export. So that is exporting to whom country and importing from which country. Okay, so हमने यहाँ पे कुछ डाटा पहले हमने देखा था कि किस किस कंट्री के साथ प्रेजेंट की जो है, हमने देखा था कि उस टाइम पर 1950 के अंदर तो हम कुछ एक ही कंट्रीज थी, जैसे यूएसए, यूके और हमारे पास जो कुछ एक कॉमनवेल्थ कंट्रीज थी जिनके साथ हम लोग ट्रेड करते थे। लेकिन आज के टाइम पर हम यूएई, चाइना, इसके यहाँ पर आपका है चाइना, ठीक है, चाइना के साथ एंड यूएसए, स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, ईरान, हांगकांग, कोरिया, इंडोनेशिया, यूके, जापान एंड बेल्जियम, इन सबके साथ हम ट्रेड कर रहे हैं। और हमने यहाँ पर कुछ परसेंटेज भी देखी थी, कुछ डेटा देखे थे, और वो सब हमने देखे थे इसके अंदर। ओके, सो नाउ फिर हमने लास्ट जो टॉपिक कल डिस्कस किया था, सो 1991 ईयर ऑफ डिवाइड, जिसमें हमने इसे 1991 को ईयर ऑफ डिवाइड में हमने की फॉर्म में हमने देखा, क्योंकि इससे पहले जो थी हम लोगों ने इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट किया हुआ था, लेकिन 1991 से हमने जो है एक्सपोर्ट प्रमोशन, जो स्ट्रैटेजी ऑफ एक्सपोर्ट प्रमोशन को हमने अडॉप्ट किया, तो इसीलिए इस ईयर को हम लोग 1991 ईयर ऑफ डिवाइड का जो है टाइटल देते हैं। ओके, सो आज जो हम स्टडी करेंगे जो 1991 से पहले ये जो इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी है जो उस टाइम पर अडॉप्ट की गई थी, अब इस इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी जो है इसको आज हम डिस्कस करेंगे, एंड दिस इज आवर लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। ओके, सो टुडे वी विल फिनिश आवर चैप्टर। So inward looking trade strategy, yeah, you can say inward import substitution strategy। अब देखिए नाम के अंदर ही अगर हम जाए, इनवर्ड लुकिंग, इनवर्ड क्या होता है, अपने ही अंदर देखना। ठीक है, इनवर्ड लुकिंग अपने ही अंदर देखना, किस चीज को, ट्रेड स्ट्रेटेजी, यानी कि क्या इस नाम से पता चल रहा है कि इनवर्ड यानी कि एक तरीके से हो गया आपकी अपनी कंट्री। ठीक है, कंट्री के अंदर ही क्या करना, ट्रेड स्ट्रेटेजी बनाना, यानी अब हम इसके अंदर क्या है, हम बाहर नहीं देखेंगे, फॉरेन ट्रेड बाहर की कंट्रीज के साथ ट्रेड नहीं करेंगे, अपनी ही कंट्री के अंदर जो है हम लोग ट्रेड करेंगे। सो इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी क्या है, या फिर दूसरा नाम हमने कहा इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। देखो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इससे भी नाम से क्लियर है, यानी जो चीजें, जो कुछ जो थिंग्स, जो प्रोडक्ट हम बाहर से क्या कर रहे थे, बाहर से इंपोर्ट कर रहे थे, अब उन प्रोडक्ट को हम अपनी ही कंट्री के अंदर क्या करेंगे, उनको सब्स्टिट्यूट बनाएंगे, उनका सब्स्टिट्यूट बनाएंगे और उनको बाहर से इंपोर्ट करने की बजाय अपनी ही कंट्री के अंदर बनाएंगे, और खुद में क्या होंगे, सेल्फ डिपेंडेंट होंगे, ना कि हम दूसरी कंट्रीज के ऊपर डिपेंड हों। सो इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी, यानी इसको इसलिए किया गया ताकि हम जो है बाहर की कंट्रीज के साथ, जो बाहर की कंट्री के ऊपर हमारी डिपेंडेंस है उसको हम कम कर सके, और अपनी ही कंट्री के अंदर उन सभी प्रोडक्ट को बना सके जो हम बाहर की कंट्री से इंपोर्ट करते थे। सो इनवर्ड लुकिंग स्ट्रैटेजी रेफर्स टू क्रिएटिंग सेल्फ डिपेंडेंस। किसको क्रिएट करती है, ये सेल्फ डिपेंडेंस को, सपोर्टिंग डोमेस्टिक इंडस्ट्री। साथ ही किस लिए किया गया, ताकि हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं उनको सपोर्ट किया जा सके, किसके थ्रू, थ्रू रिस्ट्रिक्टेड द इंपोर्ट ऑफ गुड्स, जो हम बाहर से गुड्स इंपोर्ट कर रहे हैं उनको रिस्ट्रिक्ट करके, किससे, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, बाय अप्लाइंग इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन एंड इंपोर्ट ड्यूटीज,
इंपोर्ट के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा के और इंपोर्ट ड्यूटीज के जरिए हम इसको क्या कर सके, रिस्ट्रिक्ट कर सके, रोक सके. So inward looking trade strategy refers to the policy of reliance on import substitution and protection to the domestic industry through import restrictions and import duties in the area of international trade. ओके तो अब यहाँ पर हम हमारे पास जो है जो प्रोटेक्शन एक तरीके से ये प्रोटेक्शन वाली पॉलिसी है. ठीक है. सो क्या प्रोटेक्शन किस तरीके से दी जा सकती है? सो प्रोटेक्शन हम दो यहाँ पर दो तरीके से होगी. सो प्रोटेक्शन फ्रॉम इंपोर्ट्स टू टू फॉर्म्स. एक तो होते हैं टैरिफ्स. ठीक है. एक तो हमारे हो गए टैरिफ. सेकंड और एक तो हो गए टैरिफ और सेकंड हो गए कोटास. कोटा. ठीक है. तो आप दोनों क्या है कैसे रिस्ट्रिक्ट करेंगे? अब टैरिफ्स हैं. टैरिफ क्या है? अ टैरिफ इज अ ड्यूटी ऑन द इम्पोर्टेड कॉमोडिटी. जो चीजें हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं उनके ऊपर ड्यूटी लगाना, उनके ऊपर टैक्स लगाना. सो इट डायरेक्टली इंक्रीजेस द प्राइस ऑफ इम्पोर्टेड कॉमोडिटीज. तो जब हम ड्यूटी लगा देंगे उनके ऊपर तो उससे क्या होगा? उससे वो जो बाहर से इंपोर्ट की जा रही हैं कॉमोडिटीज उनके प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगे. सो देयर बाय ऑफरिंग प्रोटेक्शन टू द डोमेस्टिक प्रोड्यूसर फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन. जब वो चीजें महंगी हो जाएंगी, ठीक है, जब उनके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटीज लग जाएंगी, टैरिफ लग जाएंगे, तो वो महंगी हो जाएंगे प्राइसेस, जिसकी वजह से हम वो महंगी होने की वजह से हमारी डोमेस्टिक मार्केट के जो हमारी डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं उनको फॉरेन कंपटीशन से प्रोटेक्ट किया जा सकता है. सेकंड क्या है? कोटास. कोटास यानी कोटा क्या कि कोटा फिक्स कर देना कि जितना भी आप कितनी क्वांटिटी में बाहर से क्या कर सकते हैं, कितनी क्वांटिटी में ही किसी प्रोडक्ट को बाहर से इंपोर्ट कर सकते हैं. सो अंडर इट द गवर्नमेंट फिक्सेस द कोटा ऑफ इंपोर्ट ऑफ डिफरेंट गुड्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज. सो द कोटा इज फिक्स्ड कीपिंग इन व्यू द नीड ऑफ द कंट्री. ये जो कोटा फिक्स किया जाता है ये कंट्री की नीड्स को देखते हुए ही फिक्स किया जाता है कि कितना रखा जाए. ओके. सो स्टूडेंट्स, here some observations for inward looking trade strategy. ओके सो वो क्या है? अब बड़ी सिंपल सी बात है. इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी आई थिंक आपको क्लियर है कि ये क्या है. तो इसका मेन मोटिव क्या था? मतलब अगर हम देखें तो मेन चीजें क्या थी इसके अंदर. जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन क्या था? इम्प्लाइज डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ दोज गुड्स which the economy has been importing from rest of the world. यानी कि हम जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से जो चीजें इंपोर्ट कर रहे थे उन गुड्स को अपनी ही इकोनॉमी के अंदर, अपनी ही डोमेस्टिक मार्केट के अंदर उनको प्रोड्यूस करना, उनका सब्स्टिट्यूट बना लेना. सो दिस इज द स्ट्रेटेजी टू सेव फॉरेन एक्सचेंज बाय रिस्ट्रिक्टिंग द वॉल्यूम ऑफ इंपोर्ट. एंड द सेकंड क्या मेन क्या था कि सेकंड ये था कि फॉरेन एक्सचेंज वाज टू बी यूटिलाइज्ड फॉर डेवलपमेंटल इंपोर्ट. Developmental import yani referring to import of such plant and machinery which is essential for growth and development but cannot be produced domestically owing to the lack of technology or lack of investment funds. यानी कि हम सिर्फ उन्हीं गुड्स को बाहर से इंपोर्ट करेंगे जिन गुड्स को हम अपनी इकोनॉमी के अंदर प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी वजह से, शायद हमारे पास टेक्नोलॉजी ना होने की वजह से या और कई कारण है जिसकी वजह से, या जैसे कैपिटल गुड्स की हमारे यहाँ कमी है जिसकी वजह से हम उन गुड्स को अपनी कंट्री के अंदर नहीं बना सकते. तो सिर्फ उन्हीं गुड्स को हम बाहर से इंपोर्ट करेंगे. अदरवाइज जिन गुड्स का सब्स्टिट्यूट हम अपनी कंट्री में बना सकते हैं उन गुड्स को हम अपनी ही कंट्री में प्रोड्यूस करें, उन्हें हम बाहर से इंपोर्ट नहीं करेंगे. ओके. तो ये मेन इनका मोटिव था. तो यहाँ पर जो था जो मेन कुछ एक ऑब्जर्वेशन है कि अंडर दिस स्ट्रैटेजी इम्पोर्टेंस वाज गिवन टू प्रोड्यूस दोज गुड्स, उन गुड्स की को प्रोड्यूस करने के पर इम्पोर्टेंस दी गई विच वी आर इम्पोर्टिंग फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. जिनको हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से इंपोर्ट कर रहे हैं उन्हीं गुड्स को हमने इम्पोर्टेंस दी इस स्ट्रैटेजी के अंदर फॉर क्रिएटिंग फॉरेन रिजर्व्स. ठीक है. एंड दीज रिजर्व्स आर टू बी यूज्ड
फॉर दोज कैपिटल गुड्स इन, मतलब ये जो रिजर्व थे, ठीक है, आर टू बी यूज्ड, इनको यूज किया जाता था फॉर दोज कैपिटल गुड्स विच वी आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस एंड दे आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट प्रोसेस। अब बच्चे इसमें क्या कह रहे हैं वो, कि जैसे ऊपर है, ऊपर हमने फर्स्ट पॉइंट में क्या देखा कि हम उन गुड्स को हम बाहर से इंपोर्ट नहीं करेंगे जिनको हम सब्स्टिट्यूट अपनी ही कंट्री में बना सकते हैं, ठीक है, जिससे क्या होगा, जिससे हमारे जो फॉरेन रिजर्व हैं वो बच जाएंगे, ठीक है, हम उनको को बचा सकते हैं। अब उन फॉरेन रिजर्व को हम लोग कहाँ पर यूज करेंगे, उन फॉरेन रिजर्व का यूज हम उन गुड्स को बाहर से इंपोर्ट करने में यूज करेंगे जिनको हम अपनी कंट्री के अंदर क्या नहीं कर सकते, जिनकी प्रोडक्शन नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि ये जो होती हैं ये हमारी डेवलपमेंटल प्रोसेस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो उनको, उन रिजर्व्स को हम यहाँ पर यूज करेंगे, उन कैपिटल गुड्स के ऊपर यूज करेंगे जिन्हें हम अपनी कंट्री के अंदर प्रोड्यूस करने में एबल नहीं है। सो अंडर दिस स्ट्रैटेजी गवर्नमेंट वाज ओनली फोकसिंग ओवर द रिस्ट्रिक्शन ऑफ इंपोर्ट बट डजंट क्रिएट अपॉर्चुनिटी फॉर द एक्सपोर्ट। देखो सबसे बड़ी जो इस स्ट्रैटेजी के फेल होने की जो सबसे बड़ा कारण रहा है ना, वो ये रहा है, क्या रहा है कि जो हमारी गवर्नमेंट थी उसकी स्ट्रैटेजी जो थी ना वो ये थी कि उसने सिर्फ फोकस किसके ऊपर किया कि जो गुड्स हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी जाए, वो बाहर से ना आए। लेकिन उसने उस किस चीज के ऊपर फोकस नहीं किया, उसने एक्सपोर्ट के लिए जो अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करने पर उसने फोकस नहीं किया। मतलब उसने सिर्फ ये सोचा कि इंपोर्ट को कैसे रिस्ट्रिक्ट किया जाए, लेकिन उसने ये नहीं सोचा कि जो हम अपनी जो गुड्स बनाते हैं उसको बाहर एक्सपोर्ट किया जाए, क्योंकि जितना आप एक्सपोर्ट करोगे, जब गुड्स को एक्सपोर्ट करोगे तो बाहर से रिजर्व आएंगे, आपके फॉरेन रिजर्व बढ़ेंगे। तो उसने मेन मेन स्ट्रेटेजी क्या बनाई, जो हमारे पास फॉरेन रिजर्व है उनको कैसे कंजर्व करके रखा जाए, उनको कैसे उतना मतलब उनको संभाल के रखा जाए, उनको बढ़ाए कैसे, उनको मैक्सिमाइज करना, उनको बढ़ाना, उनको इंक्रीज करना, वो उन्होंने उस तरफ सोचा ही नहीं, जिसका सबसे बड़ा यही रीजन रहा जिसकी वजह से ये जो इम्पोर्ट लुकिंग स्ट्रैटेजी थी गवर्नमेंट की वो पूरी तरीके से फेल रही। तो 1990 तक हमारी इस पॉलिसी को अडॉप्ट करने की वजह से हमारे जो क्या थे, हम जो है पूरी तरीके से फेल रहे, हम इंटरनेशनल मार्केट के अंदर हम लोग खड़े होने के लायक भी नहीं थे। ओके, सो लास्ट जो था इसके अंदर ऑब्जर्वेशन वो थी कि अलोंग विद दैट गवर्नमेंट आल्सो प्रोटेक्टिंग द डोमेस्टिक इंडस्ट्री फॉर फॉरेन कंपटीशन। इन सब के साथ गवर्नमेंट ने जो स्ट्रेटेजी अपनाई उस स्ट्रेटेजी के अंदर उसने क्या किया, मेन उसने क्या करा, वो उसने मेन प्रोटेक्शन वाली डोमेस्टिक इंडस्ट्री को, मतलब यहाँ से क्या हुआ, डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्शन मिली, क्योंकि बाहर इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर इतना ज्यादा उन्होंने मतलब क्या करा, इतनी ड्यूटीज लगाई कि वहां के प्रोडक्ट यहाँ पर सेल नहीं होते थे। तो फॉरेन कंपटीशन से डोमेस्टिक जो इंडस्ट्रीज थी उनको प्रोटेक्शन भी दी गई, ठीक है। लेकिन ये प्रोटेक्शन वाली पॉलिसी अगर वो ना अपनाकर अपने आप को कंपटीशन पे रखता, ठीक है, अपने को इम्प्रूव करता, तो शायद जो है मतलब कि एक्सपोर्ट प्रमोशन वाली पॉलिसी अडॉप्ट करता, तो शायद जो है हम उस स्ट्रेटेजी के जरिए अपनी इकोनॉमी को उस टाइम तक भी काफी हद तक डेवलप कर सकते थे। तो यहाँ पर बच्चे दो चीजें आती हैं, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन। सो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इज अ स्ट्रेटेजी टू सेव फॉरेन एक्सचेंज बाय एनकरेजिंग डोमेस्टिक प्रोडक्शन, ठीक है। यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज को सेव करने वाली स्ट्रेटेजी थी जिसके अंदर डोमेस्टिक प्रोडक्शन को एनकरेज किया गया ऑफ सच गुड्स, मतलब कि इसमें क्या था कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इज अ स्ट्रेटेजी टू सेव फॉरेन एक्सचेंज बाय एनकरेजिंग डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ सच गुड्स व्हिच द कंट्री हैज बीन इंपोर्टिंग फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। So domestic industry is offered protection from foreign competition through import restrictions and import duties. ओके, और कॉन्ट्रेरी टू इट एक्सपोर्ट प्रमोशन, दूसरी तरफ जो एक्सपोर्ट प्रमोशन है इज अ स्ट्रैटेजी टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज बाय प्रमोटिंग डोमेस्टिक एक्सपोर्ट एंड मेकिंग डोमेस्टिक इंडस्ट्री competitive in the international market. Okay, so now we will discuss the impact of inward looking trade strategy on the domestic industry. अब हम क्या स्टडी करेंगे, अब हम हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री पर इस इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी का जो इम्पैक्ट था उसको स्टडी करेंगे। सो इंडिया परस्यूड
a trade strategy to protect its domestic industry from foreign competition called inward looking trade strategy. ठीक है, अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बाहर की इंडस्ट्री से प्रोटेक्ट करने के लिए जो इंडिया ने जो स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की वो थी इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी. सो इट हैड बोथ good as well as bad impact on the industrial health of the economy. तो इस स्ट्रैटेजी के ना दोनों तरह के इम्पैक्ट पड़े, गुड भी और बैड भी. ठीक है, दोनों तरह के इम्पैक्ट जो है पड़े हैं. सो हम जो आगे जो स्टडी करेंगे वो क्या करेंगे, इसके जो गुड इम्पैक्ट रहे और जो बैड इम्पैक्ट रहे वो हम स्टडी करते हैं. ओके, सो फर्स्ट वी विल डिस्कस द गुड इम्पैक्ट्स. So students, first is high rate of industrial growth with structural transformation. Okay, so यहाँ पर क्या है कि despite green revolution, the percentage contribution of industrial sector to GDP increased from nearly 12% in 1951 to nearly 25% in 1991. हालांकि इस स्ट्रैटेजी के जरिए हमारी जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ का जो रेट था वो हाई हुआ है. इसमें नो डाउट कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है उसका रेट बढ़ा है. और मैंने आपको ये भी बताया था बच्चे कि जब इंडस्ट्रियल ग्रोथ होती है तो उसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, ठीक है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन है, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ऑटोमेटिकली वो भी उसकी भी ग्रोथ होगी. वो हम पीछे स्टडी कर चुके हैं. तो यहाँ पर ट्रस्ट जो है स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन के साथ इंडस्ट्रियल ग्रोथ का रेट जो है वो हाई हुआ है. So this strategy help in the development and growth of domestic industry. इस स्ट्रैटेजी ने किस चीज में हेल्प की है, इन द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ. डोमेस्टिक इंडस्ट्री जो है ना उसके डेवलपमेंट एंड ग्रोथ में, क्योंकि बच्चे ये जो स्ट्रैटेजी थी ना मेन ये हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं उनको डेवलपमेंट करने के लिए, उनकी ग्रोथ करने के लिए की गई थी. ठीक है, तो काफी जो है इसमें जो है इसने हेल्प की है. एंड मैंने आपको बताया है कि द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल टूवर्ड्स द जीडीपी हैज इंक्रीज. कॉन्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्रीज का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है जीडीपी के अंदर वो भी इंक्रीज हुआ है. 1951 में ये 12% था जो कि 1991 में इंक्रीज होकर 25% हो गया. ओके, सो यहाँ पर बच्चे स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन की जैसे बात की है तो स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन अकर्स व्हेन देयर इज अ राइज इन परसेंटेज शेयर ऑफ सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर इन जीडीपी एंड द कोरस्पोंडिंग फॉल इन द परसेंटेज शेयर इन द प्राइमरी सेक्टर. ओके, प्राइमरी सेक्टर के अंदर का जो शेयर है, परसेंटेज शेयर है, वो कम होकर कहाँ किसका शेयर, परसेंटेज शेयर बढ़े, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर का. तो ये स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो बढ़ेगा. सो इकोनॉमिक ग्रोथ अलोंग विद स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन इज कॉल्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इट अचीव्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ विद मॉडर्नाइजेशन, इक्विटी एंड ग्रेटर अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट. ओके, नेक्स्ट इज नेक्स्ट जो था गुड इम्पैक्ट क्या रहा इसका, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ. सो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ, यस, इसके अंदर ये देखिए काफी सारी जो है ना यहाँ पर इसके इस स्ट्रेटेजी की वजह से बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो पहले क्या नहीं हो पा रही थी, पहले जिनको की ग्रोथ नहीं हो पा रही थी, जो इस्टेब्लिश नहीं हो पा रही थी, वो इस स्ट्रेटेजी की वजह से अब बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज जो हैं उनकी ग्रोथ हुई. सो देयर इज चेंज इन ग्रोथ प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रीज. मॉडर्न इंडस्ट्रीज आर ग्रोइंग एट अ हाई स्पीड. काफी बहुत हाई स्पीड के साथ जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज हैं उनकी ग्रो हुई. सो इसके अंदर जो है कौन कौन सी आती हैं, जैसे कंज्यूमर गुड्स की, इंजीनियर गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज. सो काफी सारी इंडस्ट्रीज जो हैं वो इस स्ट्रैटेजी की वजह से वो ग्रो कर रही हैं. So these industries are only able to grow because they do not face any foreign competition. ये इंडस्ट्री केवल तभी ग्रो करने में एबल हो पाई है क्योंकि ये फॉरेन कंपटीशन जो है वो उनको ये फेस नहीं कर पाई. अगर ये फॉरेन कंपटीशन इनको फेस करना पड़ता तो शायद ये इंडस्ट्री जो है वो ग्रोथ नहीं कर पाती. ठीक है, तो ये जो था सेकेंड गुड इम्पैक्ट था इस चीज का. थर्ड इज अपॉर्चुनिटीज ऑफ इन्वेस्टमेंट. सो अपॉर्चुनिटीज ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज भी काफी बड़ी हैं. कैसे बड़ी है, क्योंकि ये जो स्ट्रेटेजी थी ना, मेन स्ट्रेटेजी का मेन पर्पस था जो हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं उसको प्रोटेक्शन देना.
क्योंकि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो हैं उनके पास वो क्या होती हैं, अभी आपको मैंने पीछे बताया था कि जिस जहाँ पे 5 करोड़ से कम की इन्वेस्टमेंट, 5 करोड़ या उससे कम की इन्वेस्टमेंट जिस इंडस्ट्री में होती है आज के टाइम में, वो हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में आती हैं। और उस टाइम पर 1950 वाली बात करें तो उस टाइम पर जो 5 लाख या उससे कम जो जो इन्वेस्टमेंट होती है वो हमारी किस में आती थी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में। सो इस स्ट्रेटेजी का मेन पर्पस क्या था, जो हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है ना उनको प्रोटेक्शन देना। और क्यों देना प्रोटेक्शन, क्योंकि वो उनके पास इतना ज्यादा कैपिटल नहीं होती थी कि वो इन्वेस्टमेंट कर सके। तो अगर बाहर की कंट्रीज के साथ अगर मान लो फॉरेन कंपटीशन के साथ में उनको खड़ा होना पड़ता तो वो शायद कभी भी अपने आप को इस्टेब्लिश नहीं कर पाती, क्योंकि उनके पास इतनी कैपिटल नहीं होती कि वो अपने को क्या कर सके, अपने को फॉरेन जो इंडस्ट्रीज हैं उनके आगे खड़ा कर सके। सो प्रोटेक्शन थ्रू स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ओपन न्यू अपॉर्चुनिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर दोज हु डिडंट हैव मच कैपिटल। ये अब इनके पास उन मतलब कि वहां पर कैपिटल लगाने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने की अपॉर्चुनिटीज इनको मिल गई जहां पर बहुत ज्यादा पैसा लगाने की जरूरत नहीं होती। सो इट ऑल्सो इम्प्लाइड द यूज ऑफ लेटेंट रिसोर्सेज in the country which otherwise would have remained ideal। अब इनके पास एक अपॉर्चुनिटी थी कि ये कंट्री के अंदर जो लेटेंट रिसोर्सेज हैं, लेटेंट रिसोर्सेज कौन से होते हैं, लेटेंट रिसोर्सेज रेफर्स टू पोटेंशियल रिसोर्सेज। ठीक है, ये पोटेंशियल रिसोर्सेज को रेफर करते हैं, दीज आर द रिसोर्सेज विच रिमेन हिडन, जो छुपे हुए होते हैं, एंड देयरफॉर आइडियल, एंड दीज आर हिडन सिंपली बिकॉज दे फेल टू फाइंड देयर प्रोडक्टिव यूज। ठीक है, सो ऐसे रिसोर्सेज जो हैं वो हिडन होते हैं, और इनको क्योंकि अगर आप मौका दोगे तो इनको शायद हम क्या कर सकते हैं, इनको यूजफुल, इनको यूज में ला सकते हैं। तो अगर कंपटीशन से बचेंगे तो इस तरह के लेटेंट रिसोर्सेज हैं इनका फुली यूज किया जा सकता था। ठीक है, अदरवाइज तो ये भी क्या बने रहते, आइडियल बने रहते, छुपे रहते। सो न्यू इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इम्प्लाइड न्यू अपॉर्चुनिटी ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज मैंने आपको बताया था ये वो इंडस्ट्रीज होती हैं जो लेबर इंटेंसिव होती हैं, जिसके अंदर लेबर का बहुत ज्यादा यूज होता है और कैपिटल का बहुत कम यूज होता है। ठीक है, तो इस इंडस्ट्रीज की वजह से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो होती है उसकी नई नई अपॉर्चुनिटी सामने आती है, और इट प्रमोटेड ग्रोथ विद इक्विटी। Okay, so this strategy also protect the small scale industry from foreign competition. As small scale industries invest in small amount but they help in creating large amount of employment। अमाउंट चाहे इसके अंदर इन्वेस्ट करने के लिए कम लगता है, लेकिन ये क्या करती है, एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा क्रिएट कर देती है, एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा मिलेगा। सो इट प्रमोट ग्रोथ विद इक्विटी, ये इक्विटी के साथ ग्रोथ को प्रमोट करती है। क्लियर? सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट इज बैड इम्पैक्ट। सो बैड इम्पैक्ट क्या रहे हैं इसके, कुछ एक ऑब्जर्वेशन है जो ये बताती हैं कि इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी के कुछ बैड इम्पैक्ट भी रहे हैं। सो फर्स्ट बैड इम्पैक्ट इज ग्रोथ ऑफ इनएफिशिएंट पब्लिक मोनोपोलीज। एक तो सबसे बड़ा इसका जो बैड इम्पैक्ट था वो ये था कि इस स्ट्रैटेजी की वजह से जो है जो जैसे कि अब सिंपल सी बात है, उस टाइम पर क्या था, पब्लिक मोनोपोली थी, यानी सारा कुछ पब्लिक के अंडर था, गवर्नमेंट के अंदर था। तो गवर्नमेंट की मोनोपोली होती थी, तो गवर्नमेंट जो थे ना, जो ये पब्लिक एंटरप्राइजेस थे, ये क्या थे, ये इनएफिशिएंट है। ठीक है, अब अगर एक इनके हाथ में जैसे सारी पावर आ गई, ये सब कुछ कर सकती थी, तो ये अपने काम को ना सीरियसली नहीं करती थी, बड़े ही इनएफिशिएंट तरीके से, जो काम हो गया, नहीं हुआ नहीं हुआ, तो बड़े ही इनएफिशिएंट तरीके से उस काम को किया जाता था। जैसे अगर हम एग्जाम्पल लें, अगर हम उस टाइप, मान लो अगर आपको नहीं पता है, लेकिन अगर आप अपने पेरेंट्स से पूछें तो उस टाइम पर क्या होता था, अगर आपको घर में अपने क्या लगवाना है, टेलीफोन लगवाना है, तो आपको महीने महीने के साल लग जाते थे, आपके घर में कनेक्शन ही नहीं पहुंच पाता था। इतना पब्लिक जो ये पब्लिक एंटरप्राइजेस थी, इतनी इनकी सर्विसेज इतनी बैड होती थी, इतनी बुरी हालत होती थी कि एक मतलब आपको एक कनेक्शन लेने के लिए भी साल साल लग जाता था। और अगर आज का टाइम देखें, आज के टाइम में आपके पास मैसेज आते हैं कि आपको फ्री कनेक्शन मिलेगा, मतलब कोई पैसे देने की भी जरूरत नहीं है, हर कोई जो है अब आपको को कनेक्शन देने के लिए तैयार रहता है टेलीफोन का। ओके, सो
protection of public sector industry led to a growth of inefficient monopolies. So telecommunication was a government monopoly till about 1990. 1990 तक तो monopoly जो है telecommunication पर government की ही बनी रही. So we all know that people had to wait for years and years just for a telephone connection. But now you get repeated SMS offering. बार बार तुम्हें SMS आते रहते हैं offering you a new telephone connection free of charge. ओके सो ये आज के टाइम में ये कनेक्शन लेना बहुत इजी है आपके लिए. आज के टाइम में कोई कुछ भी मुश्किल नहीं है. सो ये इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी का एक बैड इम्पैक्ट था कि जो हमारे पब्लिक एंटरप्राइजेस थे वो इनएफिशिएंट थे. सेकेंड इज लैक ऑफ कंपटीशन इम्प्लाइड लैक ऑफ मॉडर्नाइजेशन. अब दूसरा तो इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी का सबसे बड़ा क्या था कि बाहर के कंट्रीज के साथ उसको कंपटीशन से बचाना, और यही इसके मॉडर्नाइजेशन ना होने का सबसे बड़ा कारण रहा. क्योंकि जब हम कंपटीशन में नहीं होते हैं तो हम सीरियसली किसी चीज को मतलब सीरियसली अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश नहीं करते हैं. क्योंकि मैं अकेला हूँ तो कुछ भी करूँ तो मुझे अपने आप में इम्प्रूवमेंट की जरूरत नहीं है. अगर मेरे सामने कोई कंपटीशन में खड़ा है तो मैं क्या सोचता हूँ अपने आप को इम्प्रूव करने की, कि अगर ये ऐसे कर रहा है तो मुझे इससे बेस्ट करना है. तो हम कंपटीशन में खड़े होते हैं तो अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं. तो वहां पर क्योंकि कंपटीशन की कमी थी तो इसलिए मॉडर्नाइजेशन की भी कमी थी. सो दिस स्ट्रैटेजी क्रिएट नो कंपटीशन. इस स्ट्रैटेजी में किसी भी तरह का कोई कंपटीशन जो है वो क्रिएट नहीं होता था. ठीक है, कोई भी कंपटीशन क्रिएट नहीं होता था. एंड ऑल दिस फर्दर लीड टू लैक ऑफ मॉडर्नाइजेशन, जिसकी वजह से आगे जो है मॉडर्नाइजेशन की कमी आ जाती थी. सो एज डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज यूजिंग ओल्ड मेथड, क्योंकि डोमेस्टिक इंडस्ट्री जो है वो अपने ओल्ड मेथड यूज करती थी. डिजाइन वही पुराने, टेक्निक पुरानी, वही सब यूज कर रही थी. ठीक है, अपने डोमेस्टिक कस्टमर्स के लिए. सो मॉडर्नाइजेशन नहीं आ रहा था. सो डोमेस्टिक इंडस्ट्री आर नॉट एबल टू अपग्रेड देमसेल्फ. सो डोमेस्टिक इंडस्ट्री जो है वो अपने आप को अपग्रेड करने में एबल भी नहीं है. ओके सो ये एक बैड इम्पैक्ट था. जो थर्ड बैड इम्पैक्ट क्या रहा, इनडिस्क्रिमिनेट स्प्रेड ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस. अब इसके अंदर क्या था बच्चे, इसमें ये था कि जो ना पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस जो थी ना, वो मतलब कि हर एक चीज, कोई भी छोटी से बड़ी चीज सब पब्लिक सेक्टर अंडर टेकिंग जो है पब्लिक सेक्टर के थ्रू होती थी. तो ऐसा होता था कि वो जो है ना एक तरीके से जो प्राइवेट एंटरप्राइजेस के लिए जो इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज है ना उनको बिल्कुल खत्म कर रखा था उसने. वो उनके ऊपर बैठी हुई थी. मतलब कि कई ऐसे प्रोडक्ट जो कि आप बड़ी इजीली प्राइवेट सेक्टर को दे सकते हो जिसमें कोई लॉस नहीं होगा, वो भी पब्लिक सेक्टर ने अपने लिए दे रखे थे. जैसे कि ब्रेड को प्रोड्यूस करना, ठीक है, शूज प्रोड्यूस करना. अब ये तो ऐसी चीजें हैं जो आप आसानी से प्राइवेट सेक्टर को दे सकते हो, लेकिन वो सब भी पब्लिक सेक्टर ने अपने ही अंडर ले रखे थे. वो पब्लिक सेक्टर उनको भी प्रोड्यूस कर रही थी. तो एक बहुत बड़ा जो था बैड इम्पैक्ट था किसका, इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी का. अब जो फोर्थ लास्ट जो था वो था इकोनॉमिकली अनवायबल स्टेट एंटरप्राइजेस ऑफ पॉलिटिकल कंपल्शन. तो ये आप सबको पता है कि हमारे यहाँ पर जो पब्लिक सेक्टर्स हैं उनके ऊपर जो पॉलिटिकल जो इम्प्रेशन है वो बहुत ज्यादा है, उसका इफेक्ट बहुत ज्यादा है. ठीक है, सो एनी प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस वुड अल्टीमेटली शट डाउन इफ फाउंड टू बी एन इकोनॉमिकली अनवायबल यूनिट. ये सबको पता है कि अगर मान लो कोई भी प्राइवेट एंटरप्राइजेस है, अगर उसको वो इकोनॉमिकली अनवायबल मान लो वो पाई जाती है तो उसको शट डाउन कर दिया जाता था, बंद कर दिया जाता था. बट इन केस ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस इट ऑलवेज हैज बीन अ पॉलिटिकल कंपल्शन. ये हमेशा पॉलिटिकल कंपल्शन बनी रहती थी कि चाहे वो क्या कर रहे हैं टू बियर द लॉसेस, चाहे वो लॉसेस में जा रही हैं बट कंटिन्यू ऑपरेटिंग अनवाइबल एंटरप्राइजेस. लेकिन इस तरीके की एंटरप्राइजेस चाहे वो लॉसेस में जा रही हैं फिर भी उनको कंटिन्यूसली जो है उनको ऑपरेट किया जाता था. ठीक है, सो ट्रेड यूनियन एंड पॉलिटिशियन opposed shutting down the unviable public enterprises on the pretext of social justice to the वर्कर. सो स्टूडेंट्स ये जो इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी थी, इनके जो ये बैड इम्पैक्ट थे, इसकी वजह से ही क्या किया गया, नई स्ट्रैटेजी जो है वो 1991 के बाद गवर्नमेंट को सीरियस होना पड़ा. उससे सीरियसली इस स्ट्रैटेजी का उनको लगा कि ये स्ट्रैटेजी जो है वो हमारी इकोनॉमी के डेवलपमेंट में, उसके ग्रोथ में एक बहुत बड़ा जो है एक बैरियर बनी हुई है. तो इसीलिए इसको खत्म करना चाहिए. तो
उन्होंने 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो है उसको लेकर आई, जिसके अंदर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी को अडॉप्ट किया गया और नई स्ट्रैटेजी यानी एक्सपोर्ट प्रमोशन की पॉलिसी को अडॉप्ट किया। अब एक्सपोर्ट को बढ़ाया गया कि एक्सपोर्ट बढ़ाया जाए ताकि कंपटीशन भी बढ़े, कंपटीशन बढ़े तो हम अपने आप को इम्प्रूव करेंगे, मॉडर्नाइज करेंगे और हमारे जो फॉरेन रिजर्व है वो भी इंक्रीज होंगे। Okay students, so this is like chapter. So now our chapter is completed now, so that's all for today. Have a good day.